सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स 1 का वीक 10 के ग्रेडेड असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने वीक 10 की थ्योरी तो कंप्लीट कर ली थी लास्ट क्लास में, तो इस वाली वीडियो में हम लोग जो ग्रेडेड असाइनमेंट है वो करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमें जो हम लोग ने पढ़ा था उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस को करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या आता है, the maximum number of non-zero entries in an adjacency matrix of a simple graph having n vertices can be। कितनी non-zero entries हो सकती हैं adjacency matrix में। तो हम लोगों ने देखा था जो हमारे पास adjacency matrix थी उसमें मेरे पास नॉन ज़ीरो एंट्रीज यानी कि वन। एडजेंसी मैट्रिक्स में केवल वन या ज़ीरो होता है, तो नॉन ज़ीरो क्या होगा, वन होगा। हम लोग ने देखा था कि अगर ए से बी तक मेरे पास एक एज है तो उसमें अपनी मैट्रिक्स में कहाँ कहाँ पे नॉन ज़ीरो एंट्री होती थी। ए से बी तक मेरे पास एक एज यहाँ पे होगी, यानी कि ए से बी तक नॉन ज़ीरो एंट्री यहाँ पे, एंड बी से ए तक यहाँ पे भी एक नॉन ज़ीरो एंट्री। तो अगर आप देखो एक एज के लिए मेरे पास दो क्या कहते हैं नॉन ज़ीरो एंट्री हो रही हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एंट्रीज ऑफ अ सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ हमें पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं सिंपल ग्राफ में। सिंपल ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं, n माइनस वन बाई टू। इतनी होती है मेरे पास नंबर ऑफ एजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ। अब अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पता है, एक एज की दो नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एंट्रीज कितनी होगी, टू इंटू माइनस वन बाई टू। टू और टू कैंसिल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एंट्रीज हमें कितनी देखने को मिली, n यानी कि इतनी। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वी हैव अ ग्राफ जी विथ 6 वर्टिसेस, वी राइट डाउन द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस इन जी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हम लोग हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है उसको लिख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉसिबल। तो हमने पढ़ा था कि जब भी अपने पास एक डिग्री सीक्वेंस गिवन हो और हमें उससे ये फाइंड करना हो कि पॉसिबल लिस्टिंग क्या हो सकती है, मतलब ग्राफिकल कौन सा है ये बताना था। तो उसमें हम लोग दो रूल यूज़ करते थे। एक होता था अपना हैंड शेकिंग लेमा, और दूसरा क्या होता था अपना हेवल हकीमी मेथड। हैंड शेकिंग लेमा क्या कहता था, जो आपको सीक्वेंस गिवन है उन सारे सीक्वेंस में आप जितनी भी डिग्री गिवन है सबको ऐड करोगे तो वो इवन आना चाहिए। फर्स्ट बात तो ये है कि वो इवन आना चाहिए। फिर उसके बाद जो अपना हेवल हकीमी है वो क्या कहता है, हम लोग ने मेथड देखा था कि जो सीक्वेंस गिवन है आप उसमें फर्स्ट को हटाते हो, फिर नेक्स्ट जितने आपने मान लो थ्री को हटाया तो आपको नेक्स्ट थ्री में माइनस वन करना है। अगर आप ये करते करते क्या कहते हैं ज़ीरो 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 ऐसे पे पहुंच गए, यानी कि वो क्या कहते हैं ग्राफिकल है। अगर क्या कहते हैं नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो ग्राफिकल नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे सबको वैसे करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 6+5+4+3+2+1 कितना आएगा, ये 11 15 18 20 21 आया, जो कि ऑड था। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्टली नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, 5+5 10 12 14 15 एंड 16 इवन है। ठीक है, इवन है। अब हमें इस पे क्या करना होगा, हेवल हकीमी मेथड लगाना होगा। तो वो क्या होगा, 5 5 2 2 1 1। 5 को हटाओगे, नेक्स्ट 5 डिग्रीज में से आप क्या करोगे, -1, तो -1 तो क्या मिलेगा हमें, 4 1 1 0 0। फिर आप 4 को हटाओगे और अगली चार में आप -1 करोगे, तो -1 0 0 -1 यहाँ पे मुझे नेगेटिव मिल गया। जैसे ही मुझे नेगेटिव मिल गया यानी कि ये भी क्या कहते हैं ग्राफिकल नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 5+3 8 11 13 15 16 इवन है। अब हम लोग इस पे हेवल हकीमी मेथड लगाएंगे, तो 5 3 3 2 2 1। 5 हटाया, अगले पाँच में -1 कर दिया हर एक वैल्यू में से, तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 1 1 0। फिर 2 को हटाया तो -1 1 0 1 0। अब आपको पहले इसमें माइनस करने से क्या करना है, आपको इसको वापस से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। तो 1 1 0 0, फिर आपने इसको हटाया -1 किया तो आपको क्या मिला, 0 0 0। यहाँ पे आपको एट द एंड 0 0 मिल गया, यानी कि ये वाला एक पॉसिबल लिस्टिंग हो सकती है एंड ये मेरा ग्राफिकल भी होगा सीक्वेंस। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है। नेक्स्ट ऑप्शन मुझसे कहता है कि 2 1 1 1 1 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
टू को हटाएंगे तो -1 क्या मिलेगा हमें, 0 0 1 1 1। इसको डिसेंडिंग में लाओ तो 1 1 1 0 0। 1 को हटाओगे -1 क्या मिलेगा आपको, 0 1 0 0। इसको आपने क्या किया, इसको आप लाए अपना डिसेंडिंग ऑर्डर में तो 1 0 0 1 0 0 0। फिर आपने इसको हटाया तो यहाँ पे आपने किया -1 एंड आपको यहाँ पे नेगेटिव मिल गया। सिंस आपको यहाँ पे नेगेटिव मिल गया है तो ये भी क्या कहते हैं अपना ग्राफिकल नहीं होगा, ठीक है, ये भी ग्राफिकल नहीं होगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन रहा है, केवल ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द करेक्ट पाथ इन अ मेज। मेज मतलब अपना क्या कहते हैं उसे, भूल भुलैया, ठीक है। तो उसमें हम लोग करेक्ट पाथ ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं। वी स्टार्ट एट द एंट्रेंस, एट सम पॉइंट्स वी हैव टू चूज अ डायरेक्शन टू एक्सप्लोर। हम एट सम पॉइंट मतलब आप मेज में जा रहे हो, आप एक ऐसे पॉइंट पे आओगे जहाँ पे आपके पास दो रास्ते होंगे, तो वहाँ पे हमको डायरेक्शन चूज करनी होगी कि किस डायरेक्शन में हम चूज करें, एक्सप्लोर करें। इफ़ वी रीच अ डेड एंड, डेड एंड मतलब आप एक रास्ते के एंड में आ गए, एक रास्ते के एंड में आ गए। वी कम बैक टू द मोस्ट रिसेंट इंटरसेक्शन, वी स्टिल हैव अनएक्सप्लोर्ड डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेट। यानी कि आप अगर सबसे एंड में आ गए, जो कि क्या कहते हैं आप डेड एंड में आ गए, वहाँ से आप वापस जा रहे हो बैक ट्रैक करके अब यहाँ से आप कह रहे हो कि जो अनएक्सप्लोर्ड होगी आप उस पे जाओगे। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये अपना सिमिलर कॉन्सेप्ट है डीएफएस का। डीएफएस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले एक ब्रांच की डेप्थ में जाते हैं, जब वो डेप्थ कवर हो जाती है तब हम लोग वापस आते हैं कि कहीं पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो, वहाँ पे अगर मुझे अनएक्सप्लोर्ड नोड दिख रही है तो मैं उस पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये अपना डीएफएस का कॉन्सेप्ट है। तो आगे हमसे क्या बोलता है, व्हाट इज अ गुड डेटा स्ट्रक्चर टू कीप द ट्रैक। तो हमें पता है डीएफएस में क्या यूज होता है, स्टैक यूज हो रहा होता है, स्टैक यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन स्टैक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Suppose we obtain the following BFS tree rooted at 1 for an undirected graph with vertices इतना, which of the following cannot be an edge in the original graph। हमसे बोला जा रहा है कि कौन सी एज नहीं हो सकती है इन द ओरिजिनल ग्राफ। यहाँ पे हम लोग को एजेस के ऑप्शन दिए हैं। 8, 11 मतलब क्या है कि 8 से 11 एक एज हो। तो ये हम कैसे बताएंगे, देखो कभी भी अगर अपने पास क्या कहते हैं एक बी एफ एस आए, अपने पास एक बी एफ एस ट्री आए, हम लोग ने उसमें देखा था कि यू से वी तक एज तभी पॉसिबल हो सकती है, एज तभी पॉसिबल हो सकती है अगर मेरे पास डिस्टेंस रीच करने का क्या कहते हैं वी तक जितना डिस्टेंस आप ले रहे हो माइनस आप जितना डिस्टेंस यू तक ले रहे हो, सोर्स से जितना आप वी तक ले रहे हो माइनस जितना सोर्स से यू तक ले रहे हो, वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी वो एज एग्जिस्ट करेगी, अगर वो 1 से ज़्यादा हुआ तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो पहले मैं इसको डायरेक्टली बताता हूँ कि कैसे हम इसको बहुत क्या कहते हैं एकदम देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 8, 11, 8 तक डिस्टेंस कितना लग रहा है मुझे, कितनी एजेस लगेंगी, एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज। तो 8 तक मुझे कितना डिस्टेंस लगा, 4। 11 तक कितना डिस्टेंस लगेगा, 1 2। 11 तक कितना डिस्टेंस लगा, 2। ये कितना आ रहा है, 2 आया। अगर ये मेरे पास 2 आ गया यानी कि यहाँ पे ये लेस देन इज इक्वल्स टू 1 वाली कंडीशन फॉल्स क्या कहते हैं फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ये एक एज नहीं हो सकती, ठीक है। फिर 3, 10 को अगर देखो 3 तक कितनी एजेस लग रही हैं मुझे, ये रहा 3 कहाँ पे है मेरा, ये है। तो एक और दो, 3 तक 2 एजेस लग रही हैं और 10 तक कितनी एज लग रही है मुझे, एक एज। तो 2 एज माइनस एक एज कितना आया, 1। ये लेस देन इक्वल्स टू 1 वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये एक एज हो सकती है ग्राफ में। फिर 4, 5, 4 मेरा यहाँ पे है 1 एज, 5 मेरा यहाँ पे है 1 एज, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज लेस देन इज इक्वल्स टू 1। यानी ये वाला ऑप्शन भी अपने पास वो होगा कि ये भी एज बन सकती है। फिर 6 to 9, 6 में मेरे पास कितनी एजेस लग रही हैं, एक और दो एज। 9 में कितनी लग रही हैं, एक, दो और तीन एज। तो 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1, दैट इज लेस देन इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि ये सही है। तो ये भी अपने पास क्या कहते हैं एज बन जाएगी। तो एक ही एज होगी जो कि फॉलो नहीं कर रही होगी, दैट इज 8 to 11, ठीक है। अब मैं आपसे एक एक्स्ट्रा काम ये करने को बोलूँगा कि आप इस बी एफ एस ट्री का बी एफ एस ट्रेवर्सल निकालो, मतलब कि किस ऑर्डर में जो है नोड्स फॉलो होंगी। तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे इजी तरीका मैं बताऊँगा, आप क्यू वाले मेथड से भी लगा सकते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, एक एक लेवल को एक्सप्लोर करना चालू करते हो। तो लेवल्स यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 ऐसे लेवल्स हैं। पहले आप 1 को लोगे, फिर 5 4 10, 5 4 10, फिर उसके बाद 6 11 3 12, 6 11 3 12, 7 2 9 13, 7 2 9 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
12, फिर उसके बाद 7 2 9 13, 7 2 9
13, ठीक है। फिर उसके बाद 8 और 14, 8 और 14। तो ये आपके पास क्या आ गया, इस बी एफ एस ट्री का ट्रेवर्सल आ गया। आप लोग क्यू वाले मेथड से भी लगा सकते हो। क्यू में क्या होता था, आप लोग ने क्यू में सबसे पहले 1 को डाला, अब आप 1 को क्या कहते हैं, पॉप कर दोगे, 1 को हटा दोगे। 1 को हटाने के बाद आपके नेबर्स क्या हैं 1 के, 5, 4 और 10। तो 5, 4 और 10 इधर आ जाएंगे। फिर आप 5 को हटाओगे तो उसके नेबर्स कौन है, 6 और 11, तो 6 और 11 इधर आ जाएंगे। फिर आप क्या कहते हैं 4 को हटाओगे, 4 के नेबर कौन है 3, तो 3 इधर आ जाएगा। फिर आप क्या कहते हैं इधर 10 को हटाओगे, 10 का नेबर कौन है 12, तो 12 इधर आ जाएगा। फिर आप 6 को हटाओगे, 6 के नेबर्स कौन कौन है 7 और 2। तो इस ऑर्डर में आप फॉलो करते हुए जाओगे, जिस ऑर्डर में आपके नोड्स जो हैं क्यू से निकल रहे हैं वो आपका बी एफ एस ट्रेवर्सल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स सेटिस्फाई द बिलो प्रॉपर्टीज। हमें ये बताना है कि कौन सी बिलो प्रॉपर्टीज वो होगी। तो पहला क्या बोलते हैं कि वेक्टर कवर ऑफ ग्राफ इज इक्वल्स टू 3। वेक्टर कवर सॉरी वर्टेक्स कवर। वर्टेक्स कवर क्या होता है, वर्टेक्स कवर में हम लोग वेर वी सी ऑफ जी इज द मिनिमम वर्टेक्स कवर ऑफ ग्राफ जी। ओके, मिनिमम वर्टेक्स कवर। वर्टेक्स कवर क्या होता है, दिस इज अ सेट ऑफ वर्टेक्स। इसमें वो वाले वर्टेक्स होंगे जो वर्टेक्स से हम लोग अपनी जितनी भी एजेस हैं उनको कवर कर पा रहे होंगे। मतलब ये जो वर्टेक्स है ये कम से कम एक मिड पॉइंट होंगे हर एक एज का, ठीक है। तो जैसे कि अगर मेरे पास मान लो, हमें क्या करना है, हमें बताना है कि मिनिमम वर्टेक्स कवर 3 हो, यानी कि 3 एजेस, 3 वर्टेक्स से हम लोग सारी एजेस के कम से कम एक मिड पॉइंट, एक क्या कहते हैं एंड पॉइंट को कवर कर पा रहे हो। तो पहले को देखते हैं, पहले में मेरे पास कितने वो हैं वर्टेक्स कवर। तो यहाँ पे देखो वर्टेक्स कवर कितना आएगा। अगर मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँ, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं इस वर्टेक्स को, अरे यार एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ तो ये कौन से एज का मिड पॉइंट है, इसका एंड इसका, ठीक है। अगर मैं इस वर्टेक्स को कवर करूँ तो ये कौन से एज को कवर कर लेगा, इसको कवर कर लेगा एंड इसको कवर कर लेगा। मान लो मैं फिर इस वर्टेक्स को भी कवर कर लेता हूँ तो ये इस एज को कवर कर लेगा, इस एज को कवर कर लेगा। लेकिन ये 2 एज रह गई, इन 2 एज को कवर करने के लिए मुझे इस वाले वर्टेक्स को भी करना पड़ेगा, इस वाले वर्टेक्स को। तो यहाँ पे मेरे पास कितने वर्टेक्स हो गए, 4 वर्टेक्स की ज़रूरत पड़ रही है मुझे सारी एज को कवर करने के लिए, सारी एज के एक मिड एंड पॉइंट को कम से कम करने के लिए। तो ये वाला ऑप्शन तो अपना नहीं होगा। हमें देखना है कि मिनिमम वर्टेक्स कवर 3 हो, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, अगर मैं इस वाले वर्टेक्स को ले लूँ तो मैं इस एज को कवर कर लूँगा, इस एज को कवर कर लूँगा, ठीक है। इस वाले वर्टेक्स को लेने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं इस वर्टेक्स को लेता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो इससे चार चार एजेस कनेक्टेड है, तो ये एक अकेला वर्टेक्स 4 एजेस को ले लेगा, इसको ले लेगा, इसको ले लेगा, यानी कि इसने एक एज ले ली, 2 एज, 3 एज एंड 4 एज, 4 एजेस को ले लिया। फिर मैं इस वर्टेक्स को ले लेता हूँ, तो इसने इस एज को ले लिया एंड इस एज को ले लिया। बची कौन सी एज, ये वाली एज एंड ये वाली एज। इस वर्टेक्स को अगर ले लूँगा तो ये और ये एज भी कंप्लीट हो जाएंगी, ये वाली एंड ये वाली। तो देखो हमने सारी एजेस को कंप्लीट कर लिया और अपने पास वर्टेक्स कितने हम लोग ने सेलेक्ट किए, 3। तो ये 3 वर्टेक्स अपने किसका पार्ट होंगे, कौन से सेट का पार्ट होंगे, वर्टेक्स कवर के सेट का पार्ट होंगे। तो यहाँ पे मुझे मिनिमम वर्टेक्स कवर 3 मिल रहा है, यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है। अभी हमें इस पर आगे और भी कंडीशन लगानी है। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में मैं मान लेता हूँ मैं इसको ले लूँगा तो ये और ये हो गए। मैं इस वाले वर्टेक्स को ले लूँगा तो ये और ये हो गए 2। फिर मैंने मान लो इसको ले लिया, अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये इसको कवर करेगा, अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये इसको कवर करेगा, अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये इसको कवर करेगा। तो देखो कम से कम अगर हम 3 लें तो 3 में तो सारी एज नहीं कवर हो पा रही, मुझे क्या कहते हैं इसको भी लेना पड़ेगा तो ये कवर होगा, इसको भी लेना पड़ेगा तो ये कवर होगा। तो यहाँ पे मुझे 5 वर्टेक्स लग रही हैं ना कि 3। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं इस वाले वर्टेक्स को लेता हूँ तो देखो ये अकेले 4 एजेस के एक एंड पॉइंट को ले लेगा, ठीक है। फिर मैं इस वर्टेक्स को ले लेता हूँ तो ये और ये हो गया। फिर बची कौन सी वर्टेक्स, सॉरी इसको मत लो, इसको ले लो। तो ये कवर हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड ओके, हाँ, मैं इसको ले लेता हूँ तो ये कवर हो जाएगा एंड ये कवर हो जाएगा। एंड मैं इस वाले वर्टेक्स को ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड ये तो हो ही रखा है। तो देखो हम लोग ने सारी एजेस को यहाँ पे जो है कवर कर लिया यूजिंग
3 वर्टेक्स, यूजिंग 3 वर्टेक्स, तो ये अपने पास क्या होगा, इसका भी मिनिमम वर्टेक्स कवर कितना होगा, 3। तो केवल ऑप्शन बी या फिर डी में से ही सही मिलेगा, ऑप्शन ए या सी तो डायरेक्टली गलत हो गए। यानी कि आगे वाली कंडीशन हम लोग किस पे चेक करेंगे, केवल ऑप्शन बी या डी पे चेक करेंगे। फिर उसके बाद हमसे पूछता है कि परफेक्ट मैचिंग ऑफ जी, परफेक्ट मैचिंग ऑफ ग्राफ जी। परफेक्ट मैचिंग क्या होता है, मैं इसमें अपनी क्या कहते हैं यूनिक एजेस को चुनूंगा, मतलब ऐसी एजेस जिनका एक भी एंड पॉइंट कॉमन ना हो, और अगर वो मेरे पास जो नंबर ऑफ एजेस आ रही हैं, जितनी भी एजेस आ रही हैं, वो सारे के सारे वर्टेक्स को अगर कवर कर ले, तो वो क्या होती है, परफेक्ट मैचिंग का सेट होता है। तो अगर बोल रही है अगर मैं ऐसी 3 एज ढूंढ लूँ जिसमें मुझे परफेक्ट मैचिंग मिल रही हो, तो हम लोग का ग्राफ क्या होगा, तो हम लोग को क्या कहते हैं, परफेक्ट मैचिंग, हम लोग का वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि उसमें हम लोग कंडीशन लगा पा रहे होंगे। तो देखते हैं परफेक्ट मैचिंग क्या होता है। देखो, परफेक्ट मैचिंग की पहली कंडीशन होती है कि उसमें जो मेरे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो ऑड नहीं होनी चाहिए, वो ऑड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो इवन है तो मेरे पास n/2 क्या कहते हैं एजेस बन रही होंगी परफेक्ट मैचिंग के सेट में। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 इसमें इवन है, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी मेरे पास इवन नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं। तो यानी कि इसमें मेरे पास 3 ऐसी एज बन रही होंगी जो कि सारे नोड को सारे क्या कहते हैं वर्टेक्स को कवर कर दें, और उनके बीच में एक भी जो है एंड पॉइंट कॉमन ना हो। तो मान लेते हैं एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो देखो, इसके एंड पॉइंट ये हैं, इसके एंड पॉइंट ये हैं, एंड इसके एंड पॉइंट ये हैं। इन तीनों एजेस से हम लोगों ने सारे वर्टेक्स को भी कवर कर दिया, एंड इन तीनों एजेस में कोई भी एंड पॉइंट सेम नहीं है। ठीक है, कोई भी एंड पॉइंट का वर्टेक्स सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट मान लेते हैं इसमें इवन, इसे मान लो एक एज ये हो गई, एक एज ये हो गई, एंड एक एज ये हो गई। तो ये और ये कवर हुआ, ये और ये कवर हुआ, ये और ये कवर हुआ, सारी एज यहाँ पे कवर हो गई। तो इन दोनों ही ऑप्शंस में मुझे परफेक्ट मैचिंग में कितनी एज मिल रही हैं, 3 एज मिल रही हैं। ठीक है, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन जो है इस कंडीशन को भी ट्रू कर रहे हैं। थर्ड चीज़ क्या बोलता है, ग्राफ इज 3 कलरेबल। कलरेबल मैंने आपको बताया था, ग्राफ में कलरेबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं एक एज को कोई एक कलर देता हूँ, तो उसके एडजेसेंट जो एजेस होंगी उनका कलर सेम नहीं हो सकता, उनका कलर जो है सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो मान लो मैंने इसको दिया पिंक कलर, तो यहाँ पे इसके एडजेसेंट वालों का कलर पिंक नहीं हो सकता, वो क्या होगा, रेड होगा। मैं मान लेता हूँ रेड है। ठीक है, अगर अगर इसका कलर रेड है, तो मैं इसको क्या कहते हैं, वापस से मैं पिंक कलर दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो पिंक कलर इसका था, क्या ये और ये आपस में एडजेसेंट हैं, नहीं है, तो मैं इनको वापस से पिंक कलर दे सकता हूँ। एंड मैं इसको भी पिंक कलर दे सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको भी क्या कहते हैं पिंक कलर दे सकता हूँ। ओके, तो फिर यहाँ पे अगर मैंने इसको भी क्या कहते हैं पिंक कलर दिया, तो यहाँ पे इनके बीच में एज नहीं थी, तो यानी कि ये भी मेरे पास पिंक कलरेबल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ओके, एक चीज़ और देखो, ये दोनों एजेस भी क्या कहते हैं साथ में जुड़ी हुई हैं, ध्यान से देखो, ये दोनों एजेस भी साथ में जुड़ी हुई हैं, यानी मैं इनको रेड नहीं दे सकता, मुझे यहाँ पे इसको भी डिफरेंट कलर देना होगा। तो मैं इसको दे देता हूँ ऑरेंज, इसको मैं दे देता हूँ ऑरेंज। इसको मैंने जैसे ही ऑरेंज दिया, तो मैं फिर इसको पिंक दे देता हूँ। ठीक है, पिंक या फिर रेड हम लोग कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वाले को क्या देता हूँ, इसको ऑरेंज दे देता हूँ। तो देखो, इसमें मेरे कितने कलर यूज़ हुए, 3 कलर यूज़ हुए, यानी कि ये क्या है, 3 कलरेबल ग्राफ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इसमें भी ऑप्शन डी में देख लेते हैं क्या ये 3 कलरेबल होगा। तो इसमें मैं इसको दे देता हूँ रेड। अगर इसको रेड दिया है, तो इसके एडजेसेंट में एक ही एडजेसेंट को पकड़ता हूँ, इसको इसको क्या देना पड़ेगा, पिंक। इसको क्या देना पड़ेगा, पिंक देना पड़ेगा। अब सिंस मैंने इसको पिंक दिया, तो इसके एडजेसेंट कौन है, ये और ये हैं, तो मैं इसको कलर देता हूँ, इसको कलर में क्या देता हूँ, इसको कलर रेड दे देता हूँ। रेड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन दोनों के बीच में एज नहीं है, तो मैं रेड कलर दे सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो इसका कलर जो होगा वो इससे और इससे डिफरेंट होना चाहिए, तो इसको मैं ऑरेंज कलर दे देता हूँ। ठीक है, इसको ऑरेंज कलर दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको पकड़ूंगा तो देखो इसका कलर इससे एंड इससे डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं अभी दे देता हूँ कि कौन सा कलर, इसको दे दिया मैंने पिंक, इसको दे दिया पिंक कलर। फिर इसको, इसका कलर रेड और पिंक से डिफरेंट होना चाहिए, यानी इसको दे दिया ऑरेंज कलर। तो इधर भी मेरे पास कितने ही आए, 3 कलर आए, तो यहाँ पे अपने पास दोनों ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, अपने पास 2 ऑप्शन सही हो रहे होंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, यहाँ पे मुझे क्या कहते हैं सही ऑप्शन मिल रहे होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। हमें बताना है कि कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, BFS can be used to identify the vertex which is at the farthest distance from V
ठीक है, विच इज़ एट द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वी in any graph in terms of number of edges where v is the starting vertex। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा। क्यों सही होगा? देखो, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च हमें ये बताता है कि एक नोड तक पहुंचने तक मुझे मैक्सिमम कितनी एजेस लग सकती हैं। वो मुझे शॉर्टेस्ट पाथ तो बता देता है, लेकिन वो साथ में ये भी बता रहा होता है कि यहाँ तक आने में मुझे मैक्सिमम कितनी एजेस लगेंगी। जैसे कि अगर मेरे पास ये अपना कहते हैं स्टार्टिंग नोड हो, ये हो अपना ए और बी, और ये हो अपना क्या कहते हैं सी डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च मुझे डी के लिए क्या बताएगा कि 1 और 2। तो हमें ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च क्या बता रहा है कि डी तक आने में मैक्सिमम 2 एजेस लग सकती हैं, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं लगेंगी। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं लग रही होंगी, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बी एफ एस एंड डी एफ एस आइडेंटिफाई ऑल द वर्टिसेस रीचेबल फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्टेक्स वी। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। बी एफ एस और डी एफ एस से हम लोग स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट करके हर एक नोड को कवर कर सकते हैं। ठीक है, बी एफ एस कैन नॉट बी यूज्ड टू चेक फॉर साइकिल्स इन अ ग्राफ। तो ये वाला ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी एफ एस से हम लोग जो है साइकिल चेक कर सकते हैं। हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग बी एफ एस से साइकिल को जो है फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, डी एफ एस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो नहीं, डी एफ एस से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जो है गारंटी नहीं कर सकते, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 अपने करेक्ट हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, if A represent the adjacency matrix of a graph G, then the cardinality of the maximum independent set of graph G is। cardinality क्या होता है? जो अपना सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो हमसे बोला कि जो इंडिपेंडेंट सेट बनेगा, इंडिपेंडेंट सेट का मतलब क्या होता है? वो सेट में वो वाले वर्टेक्स जो कि आपस में एडजेसेंट नहीं है, वो सारे के सारे आपस में एडजेसेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस वाले एडजेंसी मैट्रिक्स से ग्राफ को बिल्ड कर लेते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से वहाँ पे इंडिपेंडेंट जो है वर्टेक्स होंगे। तो देखो यहाँ पे नोड क्या बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 1 किससे कनेक्टेड है? 1 कनेक्टेड है 2 और 4 से, 1 कनेक्टेड है 2 से एंड 1 कनेक्टेड है 4 से। फिर 2 किससे कनेक्टेड है? 1 से है। ठीक है, 1 से कवर कर दिया, एंड 3 से है, 2 इज़ कनेक्टेड टू 3। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक सेकेंड। 1 इज़ कनेक्टेड टू 2 एंड 1 इज़ कनेक्टेड टू 4। फिर 2 इज़ कनेक्टेड टू 1 हमने कवर कर दिया, एंड 2 इज़ कनेक्टेड टू 3, 2 इज़ कनेक्टेड टू 4 एंड 2 इज़ कनेक्टेड टू 6, 2 इज़ कनेक्टेड टू 6। फिर 3 किससे कनेक्टेड है? 2 से, हम लोगों ने देख लिया, और केवल 2 से ही कनेक्टेड था। 4 किससे कनेक्टेड है? 1 से है, कवर कर रखा है। 2 से है, वो भी कर रखा है। 5 से है, 4 अपना क्या कहते हैं 5 से भी कनेक्टेड है। 4 अपना 6 से भी कनेक्टेड है, 4 अपना 6 से भी कनेक्टेड है, एंड 4 अपना 7 से भी कनेक्टेड है, 4 अपना 7 से भी कनेक्टेड है। फिर 5 किससे कनेक्टेड है? केवल 4 से। 6 किससे कनेक्टेड है? 2 और 4 से, तो 2 और 4 से हमने कवर कर रखा है। 7 किससे कनेक्टेड है? केवल 4 से, तो वो भी कनेक्ट कर रखा है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है, उन नोड्स को फाइंड करना है जो आपस में बिल्कुल भी एडजेसेंट नहीं है। तो यहाँ पे मान लो मैंने 1 को लिया, तो 1 के एडजेसेंट 2 और 4 हैं, तो 2 और 4 तो उसके साथ सेट में आएंगे नहीं। फिर मैंने 3 को लिया, क्या 1 और 3 एडजेसेंट है? नहीं। फिर मैंने 6 को लिया, क्या 1 3 6 आपस में किसी भी तरीके से एडजेसेंट है? नहीं है। फिर मैंने 5 को भी लिया, क्या 1 3 5 और 6 आपस में एडजेसेंट है किसी भी तरीके से? नहीं है। फिर मैंने 7 को भी ले लिया, तो ये भी नहीं है। तो मेरे पास सेट क्या बनेगा? 1 3 6 1 3 5 6 7। ये जो है अपने पास इंडिपेंडेंट सेट आ रहा होगा, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं अपने पास? 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे फाइंड कर रहे होंगे द कार्डिनलिटी ऑफ द मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट ऑफ द ग्राफ जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 10 केमिकल्स, x1 से लेके x10 तक 10 केमिकल्स उसने किए। सर्टेन पेयर ऑफ दीज केमिकल्स आर इनकम्पैटिबल एंड वुड कॉज एक्सप्लोजन if brought into contact with each other. Below graph shows the incompatibility of the chemicals. Each vertex represent the chemical and each edge between a pair of chemical represent that those two chemicals are incompatible। ठीक है, अपने पास ये ग्राफ है जहाँ पे हर एक वर्टेक्स मेरे पास क्या है? एक केमिकल है, और एज हमें ये बता रही है कि ये दोनों वर्टेक्स जो हैं, ये दोनों केमिकल जो हैं, ये क्या कहते हैं? कंपैटिबल नहीं है। As a precautionary measure, the company wishes to partition its warehouse into compartment and store the incompatible chemicals in different compartment।
व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ कंपार्टमेंट इनटू विच द वेयरहाउस शुड बी पार्टीशन। हमसे कहा जा रहा है कि इन केमिकल्स को हम कितने अलग अलग पार्टीशन में रखें। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सोच पा रहे हो, यहाँ पे हम लोग को क्या बताना है, क्रोमैटिक नंबर। क्रोमैटिक नंबर यानी कि हमें ये बताना है कि अगर हम इस ग्राफ को कलर करें, मैं हर एक नोड को कोई एक कलर दूंगा, तो वो कलरिंग के बाद मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ कितने कलर आ रहे होंगे जिससे कोई भी जो है मेरे पास डिपेंडेंसी अफेक्ट ना करे। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पे इनमें कलरिंग करनी है और बताना है कितने मेरे मिनिमम नंबर ऑफ कलर होंगे जिसमें मैं पूरे ग्राफ को कलर कर पाऊँ। ठीक है, क्रोमैटिक नंबर वही होता है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मैंने 6 को कलर दिया अपना क्या कहते हैं, पिंक। मैंने 6 को पिंक कलर दे दिया, तो मैं एक एक नोट करके चलूँगा। फिर मान लो मैं इस नोट को देता हूँ, तो मैं इस नोट को पिंक कलर नहीं दे सकता, मैंने मान लो इसको दे दिया रेड, इसको दे दिया रेड। फिर मैं इस नोड को देखता हूँ, इस नोड को देख रहा हूँ, इसको मैं रेड कलर नहीं दे सकता लेकिन इसको मैं पिंक दे सकता हूँ क्योंकि ये किसके एडजेसेंट है, इसके एंड इसके। इन दोनों के कलर मुझे पता नहीं, तो इनको हम तो बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो रेड नहीं दे सकता लेकिन पिंक दे सकता हूँ क्योंकि देखो क्या ये पिंक से कनेक्टेड है, नहीं, तो मैं इसको पिंक कलर दे दूंगा। ठीक है, इसको पिंक कलर दे दूंगा। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे ये पिंक से कनेक्टेड है, क्या इसको मैं रेड दे सकता हूँ, हाँ दे सकता हूँ, इसको मैंने रेड कलर दे दिया। फिर इधर आ जाओ इस नोड पे, इस नोड को देखो, इसके एडजेसेंट कौन है, पिंक है एंड रेड है, तो यानी मैं इसको पिंक और रेड नहीं दे सकता, तो मैं इसको एक तीसरा कलर दे देता हूँ ऑरेंज। इसको मैंने तीसरा कलर दे दिया ऑरेंज। ठीक है, फिर मैं अब इस नोड को देखता हूँ, इस नोड को देखो तो इसके पास कौन सा कलर है, केवल पिंक। इसके एडजेसेंट कौन सा है, केवल पिंक कलर है, तो इसको मैं पिंक नहीं दूंगा, इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, रेड दे देता हूँ, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको इसको देखता हूँ। ठीक है, इसको देखता हूँ, या फिर x3 को देखते हैं, x3 को। तो x3 के एडजेसेंट कौन है, रेड है एंड पिंक है, तो इसको मैं कौन सा कलर दे देता हूँ, इसको मैं ऑरेंज दे देता हूँ, इसको मैंने ऑरेंज दे दिया। ठीक है, फिर इसको देखो, इसके एडजेसेंट कौन है, इसके एडजेसेंट है क्या कहते हैं, ये वन, इसमें कलर नहीं है, इसके एडजेसेंट है ऑरेंज एंड ऑरेंज, तो मैं इसको कलर दे देता हूँ, इसको मैंने रेड दे दिया, इसको मैंने रेड दे दिया। अब अगर मैंने इसको रेड दिया है तो इसको कौन सा कलर मिल रहा होगा, इसके एडजेसेंट कौन है, रेड रेड एंड इसमें कोई कलर नहीं है, तो आप इसको कौन सा कलर दे रहे होगे, इसको मैं दे देता हूँ कलर अपना, रेड तो आएगा नहीं, मैं इसको पिंक कलर दे देता हूँ, इसको मैं पिंक कलर दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने पिंक दे दिया। अब आ जाते हैं x5 पे, x5 का कलर किससे डिफरेंट होना चाहिए, जिससे ये एडजेसेंट है, रेड से एडजेसेंट है, रेड से एडजेसेंट है एंड पिंक से एडजेसेंट है, तो इसको कौन सा कलर दूंगा, ऑरेंज। तो देखो हमने यहाँ पे कितने कलर्स का यूज़ किया है पूरे ग्राफ को कवर करने के लिए, 3 कलर का। तो यहाँ पे क्रोमैटिक नंबर मेरे पास कितना आएगा, 3। तो हमें इसको कितने कंपार्टमेंट में हमें इन केमिकल्स को रखना चाहिए, 3 कंपार्टमेंट में हम इन सारे केमिकल्स को अरेंज कर सकते हैं जहाँ पे कोई भी एक दूसरे से एक्सप्लोड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है कलरिंग और जो है अपना क्रोमैटिक नंबर इन सारी चीज़ों से देख रहे होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन इनकम्प्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ इज गिवन बिलो। हमें कह रहा है कि ये इनकम्प्लीट है एंड द नंबरिंग ऑफ ईच वर्टेक्स डिनोट्स द कलरिंग ऑफ द ग्राफ। हमसे कह रहा है कि जो नंबरिंग हमें दी गई है वो बेसिकली कलरिंग है, तो हम इसको पहले ही कलर कर लेते हैं। 1 का मतलब है कि कलर 1 है तो इसको पिंक दे दो, इसको भी पिंक कलर कर दो एंड इसको भी पिंक कलर कर दो। ठीक है, फिर 2 का मतलब है कि वो कलर 2 का है तो इसको रेड दे दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ऑरेंज कलर लिया और ऑरेंज कलर इसको दे दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं, तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये अपने पास नंबरिंग हो गई सारी नोड की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम एजेस। कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होंगी दैट कैन बी एडेड टू द गिवन ग्राफ, कितनी एजेस हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं सच दैट द कलरिंग इज रिटेन एंड द ग्राफ इज प्लेनर। कलरिंग रिटेन होनी चाहिए एंड ग्राफ प्लेनर होना चाहिए, यानी कि हमें जो एजेस हैं वो इस तरीके से ऐड करनी है कि जो कलरिंग है वो रिटेन हो, यानी कि हम ऐसे एज नहीं ऐड कर सकते 1 और 3 के बीच में क्योंकि इनके बीच में कलर सेम है। तो ये हमसे बोला। दूसरा हमसे क्या बोला, प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या होता है, प्लेनर हम लोग ने पढ़ा था, प्लेनर का मतलब ये होता है कि हम लोग ऐसी एजेस नहीं ऐड कर सकते कि जो क्रॉस कर रही हो, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए एजेस, तो वो प्लेनर होता है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और पता है जो हम लोग ने लास्ट क्लास में देखी थी, वो ये था कि जो हम लोग वो देखते हैं कि अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी आ सकती हैं एक ग्राफ में। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी आ सकती हैं एक ग्राफ में, सिंपल ग्राफ में, अगर वो प्लेनर है।
तो कितनी आ सकती हैं? अगर वो प्लेनर होना चाहिए तो एजेस इज लेस देन इज इक्वल्स टू 6 इंटू वी माइनस 3, 6 इंटू वी माइनस 3, सॉरी 3 इंटू वी माइनस 6, 3 इंटू वी माइनस 6। अपने पास यहाँ पे कितनी एजेस हैं? 7 वर्टिसेस हैं, तो यहाँ पे लेस देन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7 माइनस 6 लेस देन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 21 माइनस 6, यानी कि अपने पास मैक्सिमम कितनी एजेस हो सकती हैं? 15। अपने पास टोटल मैक्सिमम कितनी एजेस हो सकती हैं? 15 एजेस हो सकती हैं, ठीक है। अब हमें क्या बताना होगा कि कितनी और एजेस में ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास टोटल 8 एजेस अभी हैं, मुझे और ऐड करनी है। तो और मैं कितनी ऐड कर सकता हूँ? मैक्सिमम 15 है, प्रेजेंट 8 हैं, तो मैं कितनी और ऐड कर सकता हूँ? 7 और ऐड कर सकता हूँ, 7 और ऐड कर सकता हूँ। तो एक बार ट्राई करते हैं 7 ऐड करने का, ठीक है। तो मैं अब मुझे कलरिंग भी ध्यान में रखनी है, मैं सेम कलर के नोट को जो है क्या कहते हैं अपना उसमें नहीं कर सकता ऐड, ठीक है। तो मान लो मैंने एक एज यहाँ पे बना दी, एक एज मैंने इधर बना दी, ठीक है। फिर मैंने एक एज इधर बना दी एंड एक एज इधर बना दी, तो ये 3 एज हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद एक एज मैंने यहाँ से यहाँ तक बना दी, इसमें भी कलर डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक एज मैंने यहाँ पे बना दी, कोई भी यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही, मतलब अपने जो एजेस हैं वो क्रॉस नहीं कर रहे, तो अभी भी ये प्लेनर है, प्लेनर मुझे देखना है। फिर एक एज मैंने यहाँ से यहाँ तक बना दी, ठीक है, ये एजेस बना दी। क्या अब मैं और एज बना सकता हूँ? तो देखते हैं 3 से मैंने कहाँ कहाँ पे एज बना रखी है? 4 पे, 2 पे, 5 पे एंड 7 पे। क्या मैं 3 से इस पे एज बना सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये अपना प्लेनर भी नहीं रहेगा एंड ये क्या कहते हैं क्रॉस भी हो जाएगा। सिमिलरली मैं 3 से इस पे एज नहीं बना सकता। क्या मैं 3 से इस पे एज बना सकता हूँ? नहीं, क्योंकि देखो तब ये प्लेनर नहीं रहेगा, यहाँ पे मेरे जो एजेस हैं वो इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं, तो हमें प्लेनर भी रखना है, ठीक है, हमें प्लेनर भी रखना होगा, ठीक है। फिर अब देखते हैं 2 को, 2 की एज इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है। क्या मैं 2 की एज इसके साथ बना सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये प्लेनर नहीं रहेगा, ठीक है, प्लेनर नहीं रहेगा। फिर 2 की एज इसके साथ नहीं बना सकता क्योंकि कलर सेम नहीं है, तो ये बाकी हो गए। 1 को देखो, 1 ने एज इसके साथ बनाई है, इसके साथ बनाई है, इसके साथ बनाई है, इसके साथ नहीं बना सकता क्योंकि कलर सेम है, इसके साथ है, इसके साथ नहीं बना सकता क्योंकि कलर सेम है, ठीक है। फिर सिमिलरली इसको देखो, क्या ये इसके साथ बना सकता है? नहीं, एजेस भी क्रॉस हो रही हैं, कलर भी सेम है, इसके साथ क्रॉस हो रही हैं एजेस, तो नहीं बना सकता। फिर 5 ने इसके साथ बनाई है, इसके साथ बनी रखी है, इसके साथ बनी है, इसके साथ बनी है, इसके साथ बनी है, इधर नहीं बन सकती क्योंकि कलर सेम है। फिर 6 को देख लो, क्या 6 इसके साथ बनाएगा? नहीं, क्रॉस हो जाएंगी एजेस। 7 के साथ है, इसके साथ है, इसके साथ नहीं बना सकता, एजेस क्रॉस हो जाएंगी, प्लेनर नहीं रहेगा। इसके साथ भी नहीं बना सकता, प्लेनर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये 6 भी एजेस नहीं बना पा रहा। 7 को देखते हैं, क्या 7 एज बना सकता है? तो 7 ने इसके साथ बनाई हुई है, इसके साथ बनाई हुई है, 7 ने इसके साथ भी बनाई हुई है, इसके साथ भी एज बनाई हुई है, इससे नहीं बना सकता क्योंकि कलर सेम है, इसके साथ तो बनाई ही हुई है। तो अपनी मैक्सिमम एजेस यहीं ऐड हो पा रही हैं, वो क्या है? 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने कितनी टोटल एजेस इसमें ऐड करी हैं? 6 एजेस यहाँ पे हमने ऐड करी हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो अपना वीक 10 का जो मैथ्स का ग्रेडेड असाइनमेंट है वो कवर हो चुका है। अगर आई होप जो है आप लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। तो मैं सोचूंगा कि आप लोग जो है खुद से भी जो है क्वेश्चंस को ट्राई करोगे इसके बाद, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा ही कंटेंट मैं और लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग योरसेल्फ। थैंक यू।